अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आक्रामकता कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन दिनों आक्रामकता विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तरफ से है। आज बारी थी अखिलेश यादव की और उन्होंने एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेहद गंभीर बात कही है जो उन्होंने अब तक नहीं कही थी। क्या कहा? अखिलेश यादव का ये आशंका है कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है। जी हाँ, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनको जेल में डाला जा सकता है और ये बयान उनका पहली बारी है। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? वैसे विपक्ष के बड़े बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। कुछ भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश है और जब केंद्रीय चुनाव दांव पर हों तो एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का आधार क्या है और उनकी आशंका के पीछे के कन्फर्मेशंस क्या हैं और इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या नए मोड़ आएंगे, हम इस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। अखिलेश यादव ने ये आशंका जताई है कि उनको जेल में डाला जा सकता है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये सरकार जब पशु पक्षी पेड़ पौधे नहीं छोड़ रही है तो उनको भी जेल में डाल देगी। सामान्य तौर पर इस तरह की स्टेटमेंट्स अखिलेश यादव की तरफ से आते नहीं थे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने उनको उकसाया तो एक्चुअली ये बात वो बोल गए। लेकिन अखिलेश यादव जैसे नेता इस तरह की बात अगर करते हैं तो इसके पीछे माना जाता है कि उनके पास कोई ठोस सूचना या कोई आधार होगा। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब ये था कि सत्ता पक्ष और सरकार समाजवादी पार्टी के विधायकों नेताओं के साथ या जिनसे भी वो मिलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए, जैसे कानपुर के एमएलए से मिलने गए, जेल बदल गई। सारस पक्षी पालने वाले आरिफ के घर चले गए, सारस पक्षी वन विभाग उठा लाया। आजम खां का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या अखिलेश यादव को जेल भेजने से बीजेपी का कोई पर्पज सॉल्व होगा? और क्या अखिलेश यादव बीजेपी की राह में उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा रोड़ा है कि उनके लिए दिल्ली जैसे इंतजामात किए जाएंगे जैसा दिल्ली वगैरह में किया गया, या अन्य पार्टी के साथ नेताओं के साथ काफ़ी कुछ केसेस वगैरह चल रहे हैं? इसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन एक बात और कही उन्होंने, और इस बात को लेकर गहन चिंता भी होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। अखिलेश यादव का ये क्लेम है कि मैनपुरी चुनाव डिंपल यादव को जिताने में बीजेपी के सीनियर लीडर और टूरिज्म मिनिस्टर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने उनकी मदद की थी। और ये बात उन्होंने पत्रकारों को उकसाने पे कही। बाद में हालांकि उन्होंने रियलाइज किया कि ये कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन बात तो निकल गई। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या अंदर खाने कोई किसी की मदद कर रहा है? बीजेपी के भीतर भी क्या कुछ घात प्रतिघात का खेल हो रहा है? क्या आपस में कोई गुटबाजी चल रही है? और समाजवादी पार्टी के इन आरोपों के पीछे क्या राजनीतिक निहितार्थ क्या है? क्या ये सिर्फ इल्जाम लगाने वाली बात है या इसमें कोई सच्चाई भी है? क्या अखिलेश यादव को जेल भेजने से बीजेपी का कोई राजनीतिक पर्पज सॉल्व होगा? वैसे आज की डेट में अगर मुख्य मुकाबला देखें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी और बीजेपी के बीच है। असेंबली इलेक्शंस में आप सब ने इसकी परिणति देखी थी, इसके नतीजे भी देखे थे कि बीजेपी मोर देन 45% वोट शेयर और सोशलिस्ट अलायंस जिसको अखिलेश यादव लीड कर रहे थे 36% से ज़्यादा का वोट शेयर दोनों के पास था। ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव को सीन से हटाने की कोशिश करना या जेल भेजने की कोशिश, क्या ये रिएक्शन भी हो सकती है या फिर बीजेपी को इससे लाभ होगा? क्या होगा? हम इन विषयों पर आज खुलकर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश भी इनका मुकाबला करेगा। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें हराएगी और बुरी तरह, क्योंकि ज़मीनी जो बात है, बेरोजगारी पे जवाब नहीं, महंगाई पे जवाब नहीं, किसान की परेशानी पे आप बोल नहीं रहे हैं, सांड खुलेआम घूम रहे हैं। आज भी जान गई होगी किसी न किसी की, बिजली इतनी महंगी। तो ज़मीनी मुद्दे तो ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं,
हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सब। नहीं, ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो उन्हें यूपी सरकार गिरफ्तार कर रही है? तो इसके मतलब वो कहीं कुछ गलत गतिविधियों में लिप्त हैं? अगर ऐसा है तो ही तो उनको डर हो रहा है। अगर इस प्रकार का डर है, कुछ गलत कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है यूपी सरकार में कोई बचने वाला नहीं, कितना भी बड़ा कोई क्यों ना हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का डर स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जब किसी भ्रष्टाचार में घिरती है, किसी मामले को छुपाना चाहती है, बचना चाहती है, तब तब ईडी, सीबीआई या विपक्षी दल के नेताओं पर छापे मराकर जेल भेजने का षड्यंत्र करती है, जिससे उसके पाप छुपाए जा सके। तो आज की परिचर्चा बहनों भाइयों पूरी राजनीतिक है, संपूर्ण राजनीतिक है। मेरे साथ संजय चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, और बहुत दिनों के बाद लखनऊ लौटे हेमंत तिवारी जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, और प्रभाकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। सुनील साजन जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे चाहता हूं, और ये आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को किस बात की आशंका है, और उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है? कोई ठोस आधार, कोई जानकारी, और ऐसा लगने के पीछे के कारण? देखिए ब्रजेश जी, आज सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की और आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं। संजय चौधरी को भी बधाई दे देते। हाँ, उनको भी बधाई, सबको बधाई। अच्छा, ठीक है। जो सवाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खड़ा किया, उसमें डर नहीं है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी साजिश करती है। मैंने डर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, मैं साफ कर रहा हूं, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, किसी से डरते वरते नहीं हैं। और जेल तो हमारा मान लीजिए धार्मिक स्थल है, तो धार्मिक स्थल जाने में हमें गर्व होगा, कोई डर की बात नहीं है। क्योंकि उन्होंने उससे पहले इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ही रोक सकती है। और आप पूरे देश में देख लीजिए, जहां जहां भाजपा को लगता है कि कौन उनको रोक रहा है, बिहार में जो उनको रोक रहे हैं उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई परेशान करना, बंगाल में, दिल्ली में, पंजाब में, साउथ में, महाराष्ट्र में, तो वो जान रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे देश की जनता के सामने, देश के किसानों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, उन पर वो खरी नहीं उतरी है, काम नहीं कर पाए हैं। तो जो सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरती है, फिर चुनाव जीतने के लिए आप किस मुंह से जाएंगे? किस नौजवान से कहेंगे रोजगार दे दिया? किस किसान से कहेंगे कि हमने आपकी आय दोगुनी कर दी है? कहां स्मार्ट सिटी दिखाएंगे? कहां बुलेट ट्रेन दिखाएंगे? कहां रुपया डॉलर के बराबर दिखाएंगे? कहां स्मार्ट गांव दिखाएंगे? क्या टूटी हुई सड़कें दिखाएंगे? अव्यवस्थित अस्पताल दिखाएंगे? या स्कूल वो दिखाएंगे जहां पढ़ाई के इंतजाम नहीं, जहां पेंसिल और ड्रेस में भी घोटाला हो रहा है? तो क्योंकि वो जानते हैं कि हमको कौन रोक सकता है, तो जो उनको रोक सकता है उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे, उसके खिलाफ इन केस अगर ऐसा होता है जैसा आपने आशंका आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने जताई, इन केस अगर ऐसा होता है, तो संजय चौधरी आगे बताएंगे कि क्या प्लानिंग है, पर इन केस अगर ऐसा होता है और ऐसी आशंका है, तो देन आपकी पार्टी का क्या मूव होगा? अरे क्या होगा, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे ये जितनी साजिश करेंगे, जितना हमको परेशान करेंगे या जनता को परेशान करेंगे, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जिस तरीके से फर्जी मुकदमे विधायकों पर लिखे जा रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, जिले वाइज टारगेट, सूची बना करके आप एफआईआर कर रहे हैं, सूची बना करके आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर 1975 में कांग्रेस थी। और भारतीय जनता पार्टी अब देखिए वो सारस बेचारा चला गया कि नहीं चला गया, वही अब उसके घर गए और उस सारस चला गया जो 77 में कांग्रेस का हुआ था। क्योंकि लोकतंत्र में जब आप अन्याय करेंगे, और हमारे नेता ने कहा है कि आप इंसान से प्यार करेंगे तब भी ये कार्रवाई करेंगे, आप पशु पक्षी से प्यार करेंगे तब भी ये कार्रवाई करेंगे। और जहां जहां माननीय अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, किसी से जेल मिलने जा रहे हैं तो फर्जी मुकदमे और आ रहे हैं, और प्रताड़ना हो रही है। कोई पक्षी अगर किसी व्यक्ति का साथी है, उससे मिलने चले गए तो उसको छीन लाए हैं। आप सोचिए, तो ना मिलो भैया कुछ दिन किसी से, कम से कम बचे तो रहेंगे लोग आपके।
चुनाव में आपके लिए काम आएंगे। भाई डर नहीं रहे हैं, हम डर नहीं रहे जी। हैं, हम तो आगाह कर रहे हैं। हमारे नेता ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को आगाह किया है कि जेल जाने को तैयार रहो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बदलना है, इनको सरकार से हटाना है। बहुत शुक्रिया आपका। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, अखिलेश यादव को ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है, और क्या बीजेपी ये सब करने में विश्वास रखती है उत्तर प्रदेश में, और आप लोगों की ऐसी कोई प्लानिंग है आपके नेतृत्व वाली सरकार को? नहीं, मुझे लगता है कि आज की बहस हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मैं सुन रहा था, अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आवाज आ रही है क्या? परफेक्ट आ रही है, आप बोलें। तो अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज जिस तरह की देश की राजनीति चल रही है उसमें यू टर्न लेने वालों की बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है। आज एक और संख्या उसमें यू टर्न लेने वालों की बढ़ी कि अखिलेश जी ने कन्नौज की जीत का सेहरा अपने सर से उतार के फेंक दिया, और बाद में जब समझ में आया तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। हां, मैनपुरी की जीत का सेहरा। और हमने देखा है अखिलेश जी हमेशा इसी प्रकार का काम करते रहते हैं। विधानसभा के चुनाव में हमने देखा था कि वो 400 सीट ला रहे थे, किस टेंट हाउस से ला रहे थे, बाद में उसमें भी वापस आए। वैक्सीन के मामले में भी हमने देखा था कि अखिलेश जी का ऐसे ही स्टैंड था, और उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया था। मुझे लगता है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश जी की अपरिपक्व राजनीति की एक और पड़ाव के रूप में जाना जाएगा, जब उन्होंने अपनी जीत को भारतीय जनता पार्टी से प्राप्त जीत बता दिया। और मुझे लगता है कि जो बसपा जिस प्रकार से कहती है उस आरोप को उन्होंने अपने सर पर खुद चस्पा कर लिया। मुझे लगता है कि अखिलेश जी सुबह से शाम तक विधानसभा में भी बहुत से लोगों से मिले हैं, लोगों से मिलते रहते हैं और मिलते रहते होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और अगर मिलते रह रहे हैं तो उसमें सारे लोगों को पकड़ लिया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन व्यवहार क्या है ये जनता देख रही है। तो मुझे लगता है कि अपरिपक्व राजनीति के आधार पर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ कोई गद्दारी कर रहा हो, पीठ में चाकू मार रहा हो और आपको भनक न लगी हो, और आज पत्रकारों को उकसाने पर अखिलेश यादव के मुंह से निकल गया हो सकता है ये आपके लिए काम वाली सूचना हो? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हम अखिलेश जी को देख रहे हैं, बहुत दिनों से वो सदन में भी कहते रहे हैं कि 100 ले आइए, हम तैयार हैं। तो अखिलेश जी तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सामने दंडवत हैं कि किसी भी तरह से कोई आए और बिना कुछ किए अखिलेश जी के साथ इस सरकार को हटा दिया जाए, मुझे लगता है कि अपरिपक्वता की राजनीति का आज का दिन अखिलेश जी। ये जेल वाला क्या मसला है, जेल भेजने वाला क्या मसला है? क्योंकि ये पहली बार ऐसा स्टेटमेंट आया है। नहीं, मुझको लगता है कि इसमें कोई परिपक्वता नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है, और ये कह के अखिलेश जी ने आज अपने आप को छोटा बना दिया है। जी, तो आप कुछ कंफर्म नहीं करते हैं कि इस पर होगा या नहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं अरेस्ट कर रहे हैं, मतलब अरेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। भाई, हम अखिलेश जी को क्यों अरेस्ट करेंगे? वही तो अखिलेश जी को क्यों अरेस्ट करेंगे? 14 से लगातार हार रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी के सामने जिस तरह से जब आप ये बोल रहे थे तो रोहित का तनाव थोड़ा सा कम हुआ है, रोहित अग्रवाल का। अखिलेश जी काफी देर से रोहित चिंतित बैठे थे कि ये क्या चल रहा है, किस डिबेट में आके फंस गया आज में। लेकिन जब आपने कहा नहीं अरेस्टिंग वाली कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा रिलैक्स हुए वो। रोहित, आप कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसे फिक्रमंदी वाली बात नहीं है, आप लोगों तक बात अभी नहीं आई है, अभी सबसे बड़े विपक्षी दल तक बात है, तो फिलहाल आपकी अरेस्टिंग वाला कोई विषय नहीं है। लेकिन ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें थोड़ी अनयूजुअल बात उन्होंने कही, इसमें कुछ सच्चाई आप देखते हैं या फिर ये राजनीतिक आरोप है? ब्रिजेश जी, देखिए, अखिलेश यादव जी एक बड़े नेता हैं और एक बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो वो बात तथ्यहीन नहीं होती। अभी तो डिबेट कर रहा हूँ भैया। हाँ, डेफिनेटली तभी आप डिबेट कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये डर अच्छा है, ये डर बहुत अच्छा है। अगर सत्ता इतना डर रही है विपक्ष से कि उसको विपक्ष के नेता खुले अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसको लग रहा है कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के ही काम चलेगा, तो ये डर अच्छा है, क्योंकि ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव जनता के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कुचल के सत्ता में बने रहना चाहती है, ना कि जनता के आशीर्वाद से सत्ता में बना रहना चाहती है। तो अगर ये डर है तो ये डर अच्छा है। हेमंत तिवारी मैसेज कर रहे हैं कि रोहित से कह दीजिए कि अपने वाले को भी अलर्ट कर दें।
हमारे वालों को कोई वैसे भी चिंता नहीं है। हमारे वालों के आसपास जब चाहें तब आ जाएं, और मतलब हमारे वाले तो मतलब ईमानदारी के मुझे लगता है राजनीति के अंदर अगर ईमानदारी की कोई मूर्ति है तो वो चौधरी परिवार है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह जी और माननीय जयंत चौधरी जी सब के सब सदन में रहे हैं, सब के सब सत्ता में रहे हैं, और ईमानदारी की अगर कोई मूर्ति, अगर कोई जिसको हम कह सकते हैं कि अगर जिसकी मिसाल दी जा सकती है तो चौधरी परिवार की दी जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि चौधरी परिवार तक हाथ लेके जाने का मतलब क्या है। तो आज पहले वाला अंदाज नहीं है आपका, आज कुछ सहमे सहमे लग रहे हो। ब्रिजेश जी, हम तो कह रहे हैं ये सत्ता को, आज जैसे मैंने डिबेट शुरू की आपकी आवाज गुम है थोड़ी। नहीं ब्रिजेश जी, मैं तो कह रहा हूं अगर सत्ता इतना डर रही है, डरो मत, मैं कह रहा हूं। नहीं, यकीन मानिए, सुनील साजन ने कहा देखो जेल तो उनका धार्मिक स्थल है। नहीं ठीक है, वो सुनील जी की वो तैयार हैं। नहीं बिल्कुल, वो सुनील जी की बात है। साजन तो कई बार यात्रा कर चुके हैं वहां पे। नहीं बिल्कुल, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सुनील जी के पूर्वज भी कर चुके हैं, हमारे पूर्वज भी कर चुके हैं। समस्या ये है संजय चौधरी जी के पूर्वजों ने नहीं की, क्योंकि आजादी की लड़ाई में हम सबके पूर्वज कर चुके हैं। पर संजय चौधरी जी के पूर्वजों ने माफीनामा लिखा था आजादी की लड़ाई में कि भाई ये जेल से निकाल दो, हमें तकलीफ हो रही है। तो इसलिए संजय चौधरी जी के लिए वो जेल। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में और इंटेंस होगा ये सब कुछ घटनाक्रम? बिची जी देखिए, जिस तरीके से जनता त्राहिमाम कर रही है, हम आवाज उठाएंगे। जिस तरीके से जनता आज त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, युवा पूरी तरीके से सड़कों पे आ चुका है। आप देखिए बिजली विभाग के कर्मचारियों का मुद्दा किस तरीके से तानाशाही तरीके से भाजपा हैंडल करना चाहती थी। स्थिति क्या हुई? त्रस्त कौन हुआ? जनता हुई ना। बिजली तो जनता के घर में नहीं आई ना। AK शर्मा जी के घर में तो 24 घंटा बत्ती आती रही। भाजपा के नेताओं के घर में 24 घंटा बत्ती आती रही। आपके घर भी तो रही होगी। नहीं, हमारे घर इसलिए रही क्योंकि हमारे घर के बगल में भाई भाजपा के बड़े नेता रहते हैं, तो इसलिए हमको भी उसका भैया पता दे दो, हम लोग भी उधर ही कहीं शिफ्ट हो जाएं। तो ब्रिजेश जी देखिए, स्थिति ये है पूरी तरीके से कि अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कुचल के सत्ता में रहना चाहती है, प्रभाकर पांडे, बहुत ज्यादा दिन आप नहीं रह पाओगे। बहुत शुक्रिया प्रभाकर पांडे जी। विपक्ष के नेताओं को बड़ी आशंका है दक्षिण से लेकर उत्तर और पूरब से लेकर पश्चिम तक। अब उसमें एक बड़े नाम की एंट्री हो गई है। उन आशंकाओं के बीच अखिलेश यादव की, जिन्हें लगता है कि चुनाव के पहले या उस दौरान उन्हें जेल भेजा जा सकता है, ऐसा आपको लगता है? और दूसरा, इससे राजनीतिक में कोई परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आपको दिखेगा अगर ऐसा होता है तो? ऐसा है आदरणीय कि जब भाजपा सत्ता से बाहर थी तो इनके सारे नेता परिपक्व थे। अब सत्ता में आने के बाद ये परिपक्व हो गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये अखिलेश यादव की एकांकी डर नहीं है। अब यह जनमानस कहना शुरू कर दी है कि भाई 3-5 मत करो, ज़्यादा विरोध मत करो भाजपा का, नहीं अंदर दिखे मिलोगे। अच्छा। ये जनमानस कहना शुरू कर दी है। इन लोगों की ये स्थिति बन गई है। ये देखते देखते ये लोग कर क्या रहे हैं। अब किसी भी दल का देख लीजिए, मतलब विपक्षी पार्टी रहे ही ना, इनकी ये मंशा है। अरे बड़ा ईश्वर कृपा थी, एक जन सैलाब था भारत जोड़ो यात्रा में, नहीं जाड़े में टी-शर्ट पहनने के नाम पर FIR कराए थे भाई हमारे नेता पर लोग। अच्छा। जाड़े में टी-शर्ट पहने हो, अभी मुकदमा कायम पंजीकृत कराता हूँ मैं। वो तो जन सैलाब भयभीत हो गए। ये थोड़ा ज्यादा हो गया आदरणीय। मैं गलत टी-शर्ट पहनने पे कोई मैं क्षमा मांग के कहता हूँ ना। अरे विचार चल रहा था इन लोगों का, वो तो थोड़ा सा जन सैलाब देखकर कि हम लोगों का पांव ही उखड़ जाएगा, ये लोग शांत हो गए, लेकिन कमेंट शुरू किए। क्या विपक्ष को जेल से डराया जा रहा है? अच्छा, एक मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में बात, जेल से डरना क्यों? इस देश में कौन जेल नहीं गया? जो भी सत्ता तक पहुंचा है ना, जिसने भी राजनीति में संघर्ष किया, समाज में संघर्ष किया, जेल गया है। आप कोई हत्या, बलात्कार, डकैती में थोड़ी जा रहे हो। राजनीतिक मामलों में जेल जाने की परिपाटी रही है हमारे देश में, आजादी के पहले से और उसके बाद तक देख लीजिए। तो इसमें गलत क्या है? आदरणीय भारतीय जाओ कोर्ट से जमानत, फिर आओ, फिर लड़ो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये लोग बड़ा दुरुस्त व्यवस्था किए हैं, अंदर ठुकवा भी रहे हैं लोग नेताओं को। अरे ये वाली बात नहीं पता। आदरणीय बता तो रहा हूँ, ये वाली बात और बड़े बड़े नेता त्रस्त हैं, ये वाली बात नहीं पता। आदरणीय बता तो रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ, हमको कहाँ जानकारी है, मैं कहीं IB का हेड हूँ, ऐसा है नहीं। तो फिर ये क्लेम क्यों कर रहे हो पांडे बाबा? जनता कहना शुरू कर दी है, जनता बता रही है, और इनके छोटे छोटे का करता अर्दब दे रहे हैं आदरणीय घूम घूम के कि होश में होश में। अच्छा। ये इनकी स्थिति है। तो लग रहा है व्यक्तिगत पीड़ा है पांडे जी। अरे अखिलेश यादव की ये बयान जो है बिल्कुल सतही नहीं है। अच्छा। अभी रोहित जी ने कहा कि भाई
बड़े नेता हैं छोटे नेता हैं, उस बात पर नहीं जाना चाहता हूं मैं। ये खतरा सिर्फ अखिलेश यादव पे है या अपोजिशन के हर वो बड़े लीडर पे है, या जो भी उनके रास्ते में है वो सब बाधाएं उनके लिए? जिनको अब इनका विवेक और विचार है, इनका है कि एक किससे खतरा अनुभव करते हैं। ये खतरा सुबह किसी और से अनुभव करते हैं, दोपहर में किसी और से, शाम को किसी और से। ये खतरा कभी इनका वो स्थिति नहीं बनी हुई है। इनको जब दिखाई देता है खतरा इनसे, तो इनको ठीक कर दो, ये इनकी मनोदशा। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं हेमंत तिवारी जी के पास चलता हूँ, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आपने ज़रूर सुना होगा कि उन्होंने ये आशंका जताई है कि उन्हें भी जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि वो जिससे मिलते हैं उन सब पर या तो जुल्म होते हैं, ज्यादती होती है, या जेल भेजे जाते हैं, या मुकदमे होते हैं। तो उनकी इस आशंका को आप क्या उचित मानते हैं, या ऐसी कुछ आशंका है, या बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ऐसा कुछ कर सकती है, और अगर करती है तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में क्या आएगा? देखिए, राजनीति ऐसा विषय है, और अद्यतन राजनीति जो हम पिछले 2 दशकों से देख रहे हैं विजय जी, उसमें नेता क्या बोलता है, क्या भाषण करता है, क्या धमकी देता है, और सत्ता में रहने पर क्या करता है या विपक्ष में रहने पर क्या करता है, इसमें बड़ा फर्क होता है। तो इस फर्क के दृष्टिगत मेरी कुछ आशंकाएं हैं इस पूरे प्रश्न पर। जैसे आपने पहले कहा कि पत्रकारों को उकसाने पर उन्होंने ये बात कही, तो मुझे नहीं लगता। मैंने नहीं कहा कि उन्होंने उकसाने पे कही, उन्होंने खुद ही कहा कि उकसाया गया मुझे पत्रकारों के द्वारा, इसलिए बोल रहा हूं। हाँ, अब आप सोच लीजिए, अगर अखिलेश यादव जैसे बड़े कद का राजनेता जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे नज़दीकी चुनौती देने वाले दल का नेता हो, उसको तो उकसाने पर मुझे लगता है कोई जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि गंभीरता का प्रदर्शन करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये अब आम जनमानस जिसको थोड़ी सी भी पॉलिटिकल समझ है, उसको इस बात का इल्हाम है कि किसी भी बड़े नेता को जेल में भेज करके किसका फायदा होता, किसका नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सरकार केंद्र राज्य क्यों भेजेगी? एक उदाहरण देखिए हेमंत जी, इसलिए जेल भेजेगी। मनीष सिसोदिया जेल में है। जी हाँ, दिल्ली की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश परिस्थितियों में बड़ा फर्क है। उत्तर प्रदेश में 7 सीट स्टेक पे है, तो दिल्ली में यहाँ तो उससे 15 गुना ज्यादा, 15 टाइम्स अधिक रिस्क है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये रिस्क क्यों लेगा कोई? अखिलेश को 5 सीटें थी 2019 में, तो उनकी 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी क्यों बनाना चाहेगी? अनावश्यक क्यों उनके प्रति सहानुभूति पैदा करना चाहेगी जनता के बीच में? या असेंबली में उनकी 125 सीटें हैं, वो क्यों ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना चाहेगी कि 4 साल बाद जब असेंबली के इलेक्शन हो तो अखिलेश यादव उसको हरा दें या उसके एकदम पास खड़े हो जाएं? तो कोई बड़ी पार्टी है और जिसका इतना बड़ा विचार का पूरा एक समूह हो विचार करने का, फैसला लेने का, वो तो ऐसा करेगी नहीं। अखिलेश जी की आशंका हो सकती है, आशंका के पीछे उन्होंने कोई खास बात नहीं की। हालांकि इसके पहले वो कहते रहे हैं कि ईडी सीबीआई की जो इधर गतिविधियां हुई हैं वो लोगों को धमकाने डराने के लिए हुई हैं। अगर उससे जुड़ा मसला है तो निश्चित रूप से फिर वहाँ भी यही प्रश्न उठता है कि आप अगर स्वच्छ हैं तो आप ईडी सीबीआई से क्यों डरते हैं? और अगर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कोई सरकार कर रही है या पिछली किसी सरकार ने किया है तो उसने उसका परिणाम भुगता है। तो इसलिए आपको डरने वाली या किसी भी राजनेता को डरने की क्या जरूरत है? एक प्रोबेबिलिटी पे बात कर लेते हैं, एक संभावना पर चर्चा कर लेते हैं। इन केस अगर अखिलेश यादव को जेल भेजा जाता है, इन केस ऐसी आशंका या ऐसा एक प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो होगा तब? देखिए, अगर सरकार उनको किसी जुर्म में जो स्थापित हो उसमें भेजती है तब शायद उतनी सहानुभूति हो सकती है कि हम नहीं हैं, हमने नहीं किया। लेकिन अखिलेश यादव अगर बुला किसी दरोगा को 2 घंटा पूरी किसी प्रदर्शन दौरान मार लें और उसमें अगर उनको जेल भेजा जाता है तो मुझे लगता है कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी। और जी कोई भी पार्टी जो लगातार चुनाव जीत रही उत्तर प्रदेश में, वो क्यों ऐसा चाहेगा? जिसके लिए 2024 बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, उसके सबसे टॉप नेता बहुत शुक्रिया आपका हेमंत जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को क्यों लेना चाहेगी? जी
सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इन दिनों क्या चल रहा है, और अखिलेश यादव के आज के जो आक्रामक अंदाज और उनका स्टेटमेंट है, स्पेशली जेल भेजने वाला स्टेटमेंट्स, इसके पीछे का क्या मसला है और क्या आपको लगता है कि ऐसा संभावित है? और दूसरा, इतनी आक्रामकता आज क्यों रही और उसके पीछे के कारण क्या हैं? देखिए, वो एक सारस पक्षी है, उसका एक दोस्त था, उसको अलग कर दिया गया और वन्य जीव अधिनियम, उस पर कानून लागू हो गया। और उसको लेकर आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई यहाँ इंसान और पक्षियों की दोस्ती को भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे नेता कभी मोर को दाना खिलाते रहे हैं, कभी तोते को दाना खिलाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु पक्षी पाले जाते हैं। और ये ज़रूर है कि भाई पिंजड़े में रहने पे प्रतिबंध है, जानवर को बांधना नहीं चाहिए, लेकिन अपने यहाँ हम लोगों ने देखा कि आदमी को भी पिंजड़े में कई बार बंद होना पड़ा। सरकार ने एक बार अभियान चलाया था, मजनू पिंजड़ा लगाया था, जिसमें लड़कियों के स्कूल के सामने मजनुओं को पिंजड़े में बंद कर दिया जाता था। वहाँ खैर वो परंपरा ख़त्म हो गई। तो ये आज सारस पक्षी के बहाने जो चर्चा आई है वो यही है कि उसके पीछे कहने का उद्देश्य लगता है ऐसा है कि विपक्ष के नेताओं को सरकार जेल में डाल रही है, ये उन्होंने आशंका जताई है। और उसके पीछे उनका एक लॉजिक ये दिखता है कि एक तो कानपुर में जो उनके विधायक हैं इरफान सोलंकी, और उधर रामपुर में आजम खां के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए, उन चीज़ों को वो जिक्र करना चाहते थे। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता विपक्ष हैं, उनकी पार्टी बड़ी है। देखिए, लोकसभा में ये लोग जान रहे हैं कि अगर कोई दो दल सीधे टक्कर में है तो भाजपा और सपा है, यही दो पार्टियां लड़ेंगी। तो ये एक दूसरे पर रोज आरोप लगाएंगे ही कुछ ना कुछ। अच्छा, जेल जाने से कौन सपा में डरा? कभी मुलायम सिंह तो जेल भरो आंदोलन चलाते थे कि चलो जेल भर दिया जाए, और जो नेता जेल गया वो तरक्की कर गया। मनीष सिसोदिया छूट के आएंगे, हो सकता है आगे और बड़े नेता बन जाएं। कोई बड़ी बात नहीं है इस देश में। इस देश में जेल जाना नेता के लिए अनिवार्य रहा है, इनाम रहा है। अब इसमें डरने की क्या ज़रूरत? हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो भी जेल में रहे, बहुत कांग्रेस ने उनको जेल में डाला था। आज देखिए वो देश के गृह मंत्री हैं। तमाम सारे नेता जो केंद्र मंत्री हैं, तमाम यूपी में हैं, लोगों ने जेल काटी है, और विपक्ष के लोगों ने भी जेल काटी है। तो सपा का तो नारा रहा है कि जेल भरो। सपा कहा, उसको डरना ही नहीं चाहिए इस बात से। देखिए, ये बात सिर्फ राजनीतिक तौर पर आप कह सकते हैं इसको, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या लालू यादव का परिवार हो या और जो चीज़ें हो रही। हाँ, एक चीज़ बड़ी चौंकाने वाली है कि जयवीर सिंह है भाजपा में, वो अखिलेश यादव को कैसी मदद कर देंगे, वो सपा के प्रत्याशी को जिताने में कैसे मदद कर देंगे। वो वही मैनपुरी के रहने वाले हैं, उन्हीं के यहाँ चुनाव था। ये तो देखिए लड़ाई कराने वाली बात है कि खटास पैदा कर हो जाए, कहीं बीजेपी में गफलत पैदा हो जाए और उससे जो है एक बीजेपी जयवीर सिंह का शिकार कर ले बीजेपी, या उन पर डाउटफुल कैंडिडेट घोषित हो जाएं। हाँ, इसको आप इसी रूप में देख सकते हैं। वरना विजय जी जेल नहीं, बड़ी मुसीबत में जयवीर को डाल दिया। मतलब बीजेपी के मन में कहीं ना कहीं तो बात आ ही जाती है ना, इतना बड़ा नेता कह रहा, और उस पर भी कह रहे हैं कि उकसाने पे बोला हूँ, बोलना नहीं चाहिए था। अब देखिए, अखिलेश जी तो जेल जाने वाली बात करते हैं, लेकिन यूपी में एक नेता है जो हर दिन जेल गया, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे लल्लू, अजय लल्लू। वो तो जब जब गेट के बाहर निकले जेल चले गए, हर तीसरे दिन जेल जाते रहे। तो जेल जाने में लल्लू ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया। वैसे भी देखिए, यूपी में या देश में आज विपक्ष के नेता कहते हैं भैया राजनीति करना बड़ा कठिन हो गया है, या तो बीजेपी में रहो या जेल चलो, दो में से एक ही चुनना है। तो ये तो अभी जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो ये सब चीज़ें और बढ़ेंगी आगे, और आप देखिएगा कि इस देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि सियासत में जो पहले हम लोगों ने तो देखा नहीं। लोग कहते हैं इमरजेंसी लगी थी और वहाँ पर लोगों को जेल भेजा गया, निर्दोष लोगों को।
तमाम सारी चीज़ें रही हैं। लेकिन चुनाव में ये सब हथकंडे हर पार्टियां अपनाती रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं उन्होंने भी कोई आसानी से सत्ता नहीं हासिल की है। उन्होंने बड़े कष्ट झेले हैं, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, योगी हो, उनको भी तमाम अपमान परेशानियां झेलनी पड़ी। अखिलेश यादव भी अब झेल रहे हैं, उनका भी एक दौर आएगा। सियासत में लोग जो सड़क पर चलते हैं कुंदन की तरह तपते हैं, वही तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी खुद से लड़ना पड़ता है और तो कभी हालातों से लड़ना पड़ता है। अगर रास्ता इतना आसान होता तो इस देश में और दुनिया में संघर्ष की कोई कहानी ना होती। तो सियासत भी उसी का नतीजा है, कोई ऐसा तो है नहीं। और जेल की यात्रा हर बात सुखद परिणाम लेकर आती है, ये शिवपाल जी भी जानते हैं, अखिलेश की पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो भी जानते हैं। लेकिन एक साहित्यकार हैं वसीम बरेलवी, उन्होंने लिखा है, 4 लाइन सुनिएगा, कि सभी को धूप से बचने का सर नहीं होता और हर आदमी के मुकद्दर में घर नहीं होता, और हमारी आंख के आंसू की अपनी दुनिया है और किसी फकीर को शाहों का डर नहीं होता। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में की राजनीति में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच भयंकर घमासान चल रहा है और घमासान भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है और शंका जताई है कि उन्हें जेल में डाला जा सकता है। एक और आरोप उन्होंने लगाया और इस मसले पर खुली चर्चा भी होनी चाहिए। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील साजन जी, ऐसा आपकी पार्टी को क्यों लगता है कि सरकार कोई बदले की भावना से आपकी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? अगर वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत सारस पक्षी को नहीं रखा जा सकता तो उसको ले गए, इसको इस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, लेकिन ये आरोप में कितना तथ्य है आपके पास कि समाजवादियों का बड़ी तादाद में और लगातार उत्पीड़न हो रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि सारस को नहीं रख सकते जब तक उस सारस के पास माननीय अखिलेश यादव जी नहीं गए। तब तक सरकार क्या सो रही थी क्या? या जो और भी पशु पक्षी पाले जा रहे हैं उन पर सरकार क्या कर रही है? देखिए, द्वेष भावना वहां दिखती है जहां आप फर्जी मुकदमे लगा दो। अगर आपका नेता कोई बयान देता है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं, दूसरा नेता अगर कुछ हल्का सा भी बोल देता है तो आप FIR करके उसको जेल भेज रहे हैं। तो जेल वो सरकारें भेजती हैं जो सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। अच्छा, ये नाकामी कहां छिपा रहे हैं? जो बातें उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रख करके आए थे, भाई बात तो यही रख करके आए थे ना कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे, नौजवानों को रोजगार दे देंगे, अच्छी सड़क बना देंगे, विश्वविद्यालय बना देंगे, अच्छे अस्पताल बना देंगे और भ्रष्टाचार। इन वादों को पूरा करने में आप बाधा क्यों बन रहे हो? इसीलिए जेल में डाल रहे हैं? नहीं, बाधा इसलिए बन रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल करके आए थे वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट सरकार कोई साबित हुई है तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही योगी जी की सरकार, जिनके प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ट्रांसफर पोस्टिंग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुई जो भ्रष्टाचार के हत्थे न चढ़ी हो, पेपर लीक न हुआ हो, कोई पोस्टिंग, कोई भर्ती, सब जगह भ्रष्टाचार है। तो आप सोचिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आप जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहा, उसी विधायक के खिलाफ, उसी नेता के खिलाफ आप मुकदमा लगा करके जेल भेज रहे हैं। तो मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं, आखिर सरकार किस बात से, विपद से डर रही है? पर संजय चौधरी की ये बात सुनी, उन्होंने कहा भाई जब आप लगातार चुनाव लूज ही कर रहे हैं, 14, 17, 19 और उसके बाद 2022 और अब अपकमिंग 24 भी आने वाला, उसमें भी स्थिति स्पष्ट होगी, आपको क्यों जेल भेजेंगी? देखिए, क्योंकि इनका कोई पॉलिटिकल पर्पस सर्व कहां हो रहा है? नहीं, संजय चौधरी जी क्योंकि नेता हैं और चीजों को समझते हैं, बोल नहीं रहे हैं। 2002 से लेकर के और 2017 तक तो ये भी सारे चुनाव हारे, तो क्या 17 में नहीं जीते क्या? अगर जनता ने 4 चुनाव हमको हरा दिए तो क्या जनता हमको 24 नहीं जिताएगी क्या? जनता हमको 27 नहीं जिताएगी क्या? और तब जिताएगी जब जान रही है कि झूठी सरकार है, इन लोगों ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए,
और ये जात के नाम पर, धर्म के नाम पर अपमानित कर रहे हैं। आज बताइए, शिक्षा मित्र किस तरीके से पिट रहे हैं, किस तरीके से उनका भविष्य बर्बाद है। आज क्या बेटियां सुरक्षित हैं? सड़कें किस तरीके से सोशल मीडिया पर, आपके भी चैनलों पर देखने को मिलती हैं कि सड़क कोई भी खोद ले रहा है, डामर, ये सड़कें हैं, पुल टूट रहे हैं, अस्पताल में दवा नहीं है, क्या व्यवस्था है? तो जब व्यवस्था नहीं है, समाजवादी पार्टी इन्हीं के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो इनको डर लग रहा है, स्वाभाविक डर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति है, उस रणनीति का जिक्र किया हमारे नेता ने। बहुत शुक्रिया। संजय चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं और ऐसी कई सीरीज भी दिख रही है कि जहां समाजवादियों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सारस पक्षी ने क्या किसका बिगाड़ लिया था कि अखिलेश यादव उसके घर चले गए तो पक्षी उठा ले गए आपको? देखिए, आज जब जानकारी मिली कि अखिलेश जी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में जो सहकारिता के चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में निश्चित रूप से आज प्रेस में जा रहे होंगे। लेकिन उसमें न महंगाई का मुद्दा, न बेरोजगारी का मुद्दा, न किसी उत्पीड़न का मुद्दा, उसमें वो सारस का मुद्दा उठा रहे हैं। इससे लग रहा है कि अखिलेश जी की प्रायोरिटी क्या है। देखिए, अखिलेश जी के व्यक्तित्व को अगर समझना हो तो अखिलेश जी का जो स्टैंड बेर बेर बदलता है। देखिए, अखिलेश जी जब आए थे तो एक नए स्टैंड के साथ आए थे। वो आए थे, उन्होंने कहा था कि डिंपल चुनाव नहीं लड़ेगी, डिंपल घर पर रहेगी। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद डिंपल को भी चुनाव लड़ाएंगे। उन्होंने परिवारवाद से अलग राजनीति करनी शुरू की थी, अपराधियों से अलग रहकर राजनीति शुरू की थी। उन्होंने राजनीति में नई दिशा दी थी। लेकिन अखिलेश जी पुनर्मूषको भव की तरह उसी राजनीति में चले गए जो समाजवादी पार्टी की मूलभूत राजनीति होती है। देखिए, जिस आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हेमंत भाई भी बैठे हैं और आप भी बैठे हैं, इसे याद कर लीजिएगा कि आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए बैकफायर करेगी। देखिए, उन्होंने दो बड़े आरोप लगाए। एक आरोप लगाया है कि उन्हें इस बात की शंका है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, और दूसरा उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी जीत उनकी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई जीत थी। ये दोनों चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि उनका व्यक्तित्व, उनका अपना अभियान, उनकी अपनी पार्टी, उनकी अपनी सोच वैसी नहीं है, उतनी सशक्त नहीं है जितनी होनी चाहिए। और बसपा भी उन पर इसी प्रकार के आरोप लगाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी से आपको अपनी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह पर कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके अखिलेश जी ने अपने राजनीतिक जीवन का एक बैकफायर किया है, और आने वाले दिन इस बात को तस्दीक करेंगे कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश जी के व्यक्तित्व के लिए एक सेटबैक साबित होगी। ऑलराइट, मेरे साथ रोहित अग्रवाल मौजूद हैं। रोहित, आज कुछ तबीयत ठीक है आपकी? ब्रिजेश जी, हमारी तबीयत तो हमेशा ही ठीक रहती है। समस्या ये है भारतीय जनता पार्टी जनता की मतलब तबीयत ठीक सवाल तो करने दो। जो मुद्दे उठाए गए, ग्राउंड के मुद्दे, कि एक तो विपक्ष के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का उत्पीड़न हो रहा है, दूसरा जिन वायदों को किया गया उन वायदों को पूरा नहीं किया गया, और चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की प्लानिंग, ऐसा किया जा रहा है। ब्रिजेश जी, जो सच्चाई है वो जनता के सामने रखी गई है। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की आती है? भाई भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ही डरता है। तो अगर विपक्ष संजय चौधरी को सुना छाती ठोक के कह रहे हैं ये बैकफायर करेगा। संजय चौधरी जी तो खुद ही बता रहे हैं कि भैया महंगाई और बेरोजगारी पे हम सवाल का इंतजार कर रहे थे, पर नहीं आया। संजय चौधरी को तो पता ही है। अब ये तो बेचारे समझदार व्यक्ति हैं, ये तो अच्छे व्यक्ति हैं, इनको तो पता ही है कि महंगाई, बेरोजगारी, ओलावृष्टि हुई है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, उनको हमने अभी तक मुआवजा नहीं दिया, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। इनको पता ही है, संजय चौधरी को जो सारे मुद्दे पता है। मांगा किसने मुआवजा? जो चाहिए आप कर रहे हो। हमने मांगा, हमारे नेता ने मांगा, हमारे नेता ने मांगा। हम एक एक जिले के अंदर ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे नेता ने सबसे पहले मांगा। माननीय जयंत चौधरी जी ने मांग की है कि ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल बर्बाद हुई है, लखनऊ में आलू किसान की फसल बर्बाद हुई है, गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। संजय चौधरी जी सुन तो लो। लखनऊ में कब दिया आपने? लखनऊ में कब ज्ञापन दिया भैया? अपने अधिकारियों से पूछ लो, कभी सन्मय तो बनाओ उनके साथ। जब आप बताओ। हाँ, नहीं स्थिति बताओ, अगर दिए हो तो बताओ। नहीं दिए हो तो बताओ। अरे हम तो कह रहे हैं अपने अधिकारियों से पूछ लो ना। अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह तक नहीं पता है कि विपक्ष ने ज्ञापन क्या दिया।
विपक्ष ने कब ज्ञापन दिया और क्या ज्ञापन नहीं, दिया, भारतीय जनता झूठ पार्टी मत प्रवक्ताओं बोलिए, की और स्थिति। दिया है तो अब तो आप समझ अधिकारी लीजिए का नाम कि सरकार बताइए। कितनी संवेदनशील है किसानों के मुद्दे के ऊपर। डिबेट के बाद आप ट्विटर पे सार्वजनिक कर देना। किसान संवेदनशील है, डिबेट के बाद आप ट्विटर पे सार्वजनिक कर देना। काम करो संजय चौधरी, एक काम करो, आप अभी डिबेट चलते चलते है ना, आप हमारे ट्विटर पे चले जाओ, ठीक है, और माननीय जयंत चौधरी जी का जो ट्वीट है और जो मेरा स्वयं का ट्वीट आपने, ठीक है ना, मेरे प्रदेश अध्यक्ष का ट्वीट है। अरे भाई सुन तो लो भैया, मेरे भैया, लखनऊ में किसने दिया? लखनऊ में हमारे जिला अध्यक्ष ने दिया, लखनऊ में हमारे जिला अध्यक्ष ने दिया। आप लखनऊ की बात कर रहे हैं, हमने 75 जिलों में दिया। अरे बता दो किसको दिया? अरे डीएम को दिया। मुख्यमंत्री मिलेंगे क्या? मुख्यमंत्री मिलेंगे, समय देंगे? बताइए, मैं मांग रहा हूं, मुझे समय देंगे, मुझे व्यापारियों की समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिलना है, मैं अभी ऑन एयर आपसे समय मांग रहा हूं, दिलवाएंगे आप? किसानों की, अरे यार किसानों की बात कर रहे हो, मिलों के व्यापारियों की समस्या के लिए? मैं तो किसानों की समस्या के ऊपर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा है। आप बताइए, मुख्यमंत्री को पत्र लिख के हमने जो है मांग की है कि किसानों की समस्या को सॉल्व किया जाए। आज के अखबारों को, प्रमुख अखबारों को उठा के देख, क्या विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को उठा पा रहा है रोहित? विपक्ष क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दों का उठा पा रहा है? अब तो बीजेपी वाले तंज कर रहे हैं कि भैया महंगाई बेरोजगारी पे हम तो सोच रहे थे कि आप बोलोगे, मतलब अब तो तंज तक आने लगे आप पे। बिल्कुल ठीक बात है ब्रिजेश जी, ये तो कमेंट कर रहे हैं आपके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पता है कि जनता त्रस्त है, परंतु कहीं त्रस्त नहीं है, ये खुद जबरदस्ती आप कह रहे हो त्रस्त है, पर ना जाने कहां त्रस्त लोग मिल रहे हैं? सब जगह खुशहाली है। कहां खुशहाली दिख रही है ब्रिजेश जी? मुझे तो समझ आप ही गमगीन दिख रहे हो, बाकी कहीं समस्या नहीं है। समस्या यही है कि जो समस्या आज भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रही है, वो समस्या इनको 2024 के चुनाव में वोट के माध्यम से दिखेगी। इनको दिखाई पड़ेगा जब जनता इनको वोट के माध्यम से। फसल खराब, कहां किसान परेशान कोई दिखा? ब्रिजेश जी, किसान की फसल बर्बाद हो गई है पूरी तरीके से। आप तो खुद किसान परिवार से आते हैं ब्रिजेश जी, आप मुझे बताइए कि क्या आपकी गेहूं बर्बाद नहीं हुई? हमारा 6 बीघा नुकसान हुआ भैया, नहीं हम बर्दाश्त कर लेंगे। हुआ ना, हमारा तो 6 बीघा हुआ ना। अब आप सोचिए हर किसान क्या बर्दाश्त करने 6 बीघा खेत है, उसका गेहूं लेट गया है। नहीं तो अब आप बताइए मुझे, क्या हर किसान ये बर्दाश्त करने की स्थिति में है? क्या अच्छा तो क्या करें, कहां सर फोड़ने? बताओ कहां सर फोड़ने? नहीं अब जब तो अब सरकार सुनने को नहीं तैयार है, तो मैं तो कह रहा हूं ईवीएम के माध्यम से जवाब दीजिएगा। भाई मैं तो आपसे भी अपील कर रहा हूं कि आप भी ईवीएम के माध्यम से सरकार को जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब संजय चौधरी को यही नहीं दिख रहा कि विपक्ष ने ज्ञापन कहां दिया है। संजय चौधरी को हमारा ज्ञापन नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे संजय चौधरी जी, अगर अखबार पढ़ते हो तो आज के प्रमुख अखबार उठा के देख लीजिएगा, लोकदल का बयान भी छपा है, लोकदल का बयान भी छपा है, जो ज्ञापन दिया है वो काम करो, वो भी छपा है। और इसी भारत समाचार पे, सुन लो, इसी भारत समाचार आगे से जो कोई ज्ञापन देना संजय चौधरी को सीसी कर दिया करो, इनको ईमेल पे व्हाट्सएप पे। अरे मैं तो समय मांग रहा हूं मुख्यमंत्री जी से, बताइए संजय चौधरी दिलवा दें। प्रभाकर पांडे मेरे साथ मौजूद है। समस्या को लेकर मिलना चाहता हूं। सत्ता पक्ष तंज कसने लगा है, आप पर व्यंग करने लगा है, कटाक्ष कर रहा है। मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि आपको कटाक्ष का सामना करना पड़ रहा है कि महंगाई बेरोजगारी पे नहीं बोलोगे क्या? मतलब ये स्थिति का निर्माण हो गया कि सत्ता पक्ष विपक्ष पे कटाक्ष करे। ऐसा है आदरणीय, भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष नहीं कर सकती है। कटाक्ष वह करेगा जिसके पास अक्ष होगा। अरे अक्ष है ही नहीं है, आंख दोनों बंद हो गई है, तो कटाक्ष कहाँ करेंगे? ये सूरदास हो गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, पहले महंगाई और बेरोजगारी का जब विपक्ष द्वारा मुद्दा उठाया जाता था, उठाया जाता है, तो ये शुरू प्रारंभ में ये अभ्यासी थे, उसके सुन के अभ्यासरत हो रहे थे। अब इनकी स्वीकृति हो गई है, कोई बात नहीं, जनता भूखे मरे कोई बात नहीं, रेप हो कोई बात नहीं, बेरोजगारी हो कोई बात नहीं। जब अभ्यास के बाद स्थिति स्वीकृति की आती है तो फिर उसमें नकारात्मकता ही प्रवेश करती है आदरणीय। तो ये उसके अभ्यासी हुए, अब इनकी स्वीकृति है, इनका तंज नहीं है, इनके अंतःकरण का यह ध्वनि के बाद प्रतिध्वनित है। कह रहे हम सोचे कि उस पर करेंगे आप, और व्यंग इस मामले में है, आपकी बात भी सही है, तंज इस मामले में है कि विपक्षी के पास से कहीं मुद्दा है। ये कह रहे हैं इतना दम भी नहीं है आप में कि आप कम से कम जनता से जुड़े मुद्दों पे इनकी आंख में आंख डाल के इनसे लड़ तो लो। ये वो वाला कटाक्ष मारा है उन्होंने। अरे आदरणीय बताइए, कह रहे जब ये बताइए आदरणीय, पकड़ लो, लिपट जाओ उनसे। आदरणीय सुने, इन मुद्दों पे घेर लो, जाने न दो। आदरणीय सुनिए, धरना प्रदर्शन कर दो घर के बाहर। बताइए आदरणीय, यस्य न्यास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अंधे को आंख दिखाई, ऐनक दिखाइए, क्या जानेगा? जब आंखें सूरदास हो गए, इनको दिखाई नहीं दे रहा है, हम दर्पण दिखाते रहें,
विपक्ष इनको दर्पण दिखा रहा है तो कह रहे हैं हम सुदासा अस्मी, हम दर्पण दिखाने को तैयार नहीं है, आंखें नहीं है हमारी, चक्षुविहीन हो गए हैं, क्या कीजिएगा। देख लो पांडे जी, अकाउंट में पैसे से ज़्यादा ना हो आपके तभी बोलना है। आदरणीय इतनी उम्र में कोई अकाउंटे मेरा नहीं है, 52 साल की उम्र, तब ठीक है, अकाउंटे नहीं खोला बैंक में, तब ठीक है, इसीलिए बोल पा रहे। हाँ जी ही, अरे कोई अकाउंट नहीं है। ITR चेक कर लेना, टाइम से भर देना, घर का टैक्स वैक्स भी टाइम से भर देना। ITR क्या होता है हमको मालूम ही नहीं है, घर का टैक्स वैक्स भी टाइम से दे देना। वो आदरणीय ठीक है, लेकिन एक कोई बात नहीं है। तो इस मुद्दा क्या है कि ये न जानना चाहते हैं, न देखना चाहते हैं, न ही सुनना चाहते हैं। ऑलराइट, हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं। हेमंत जी, क्या जनता से जुड़े मुद्दे वाकई में नहीं उठ पा रहे हैं और लड़ाई आमने सामने की बहुत व्यक्तिगत हो गई उत्तर प्रदेश में? यही तो इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, और जब लोकतंत्र की दशा इस प्रकार की होती है तो क्षमा कीजिएगा, परिणाम भी उसी प्रकार के होते हैं जो पिछले कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। अपोजिशन के लोग जितनी बातें, क्षमा कीजिएगा, किसी को इसे अन्यथा और निजवत नहीं लेना चाहिए जो बात कहने जा रहा हूँ। ब्रजेश जी, अपोजिशन के जितने लीडर जितनी बातें टेलीविज़न चैनल्स पे कहते हैं, ट्विटर पे कहते हैं, अपने बयानों में कहते हैं, सत्य बता रहा हूँ, वो क्यों नहीं जनता के बीच में जा करके जनता को ये बात समझाते हैं। जनता से जुड़ी बातें हैं ना, या फिर वो असफल है, वो जनता को समझा नहीं पाते, जनता को समझा नहीं पाते, इसलिए इस तरह के परिणाम आते हैं। नहीं समझाया तभी तो मैनपुरी और खतौली जीता है। पुरानी सियासत कर जे समझाया है तभी तो मैनपुरी खतौली जीता है। नहीं, ये आप एक तो अब फिर अब वही सवाल होगा कि रामपुर और आजमगढ़ में क्यों नहीं समझा पाए, यही प्रश्न आएगा ना। हाँ तो उठाइए, यही तो डिबेट का विषय है कि सवाल हर तरफ से उठने चाहिए। जी, मैं एक दूसरा प्रश्न कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, क्षमा कीजिएगा, अपोजिशन कमजोर है। कमजोर किस लिए है? अपोजिशन आम जन के बीच में क्यों नहीं जाता पर्याप्त, जितना जाना चाहिए, समझाना चाहिए? तो ये तो आपकी कमी है, आपकी कमी है। तो अरे जेल में डाले दे रहे हैं, एक धरना प्रदर्शन करो, आप कह रहे हो जाओ जाओ, कितना जाएं? जब जा रहा है कोई न कोई जेल चला जा रहा है। कौन जेल में गया? कौन जेल में गया, मुझे बता दीजिए। कहाँ जेल नहीं गया? आजमगढ़ से लेकर कानपुर तक, इस वक्त कौन मऊ से लेकर रामपुर तक कितने नेता जेल में नेता हैं? मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ, कौन बड़े नेता हैं? आप मुझे बताइए कि मायावती बड़ी पार्टी की नेता है, 2024 की दृष्टि से देखें 10 सांसदों वाली पार्टी की नेता है। अखिलेश यादव विधानसभा में देखें तो अगले कंपटीटर हैं, लीडर अपोजिशन है। इन दोनों नेताओं में कोई आखिरी बार कब जेल गया था, पहली बार कब जेल गया था, कोई बता सकता है? कोई बता दे, याद करके बता दे। तो क्या जेल जाना ही राजनीति में सफलता का पर्याय है? ऐसे तो बहुत से लोग जेल ही नहीं गए। एक बात जान लीजिएगा, हाँ मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह बात तो कहीं न कहीं तो दिखाना पड़ेगा जी। हम में जील है, हम में साहस है, हम में हिम्मत है, हम जा रहे हैं, क्योंकि हम बात नहीं सुनी जा रही है। जब जनता की बात सरकार नहीं सुनती है तो लोकतंत्र में अपोजिशन से यही अपेक्षित है कि पहले उसकी स्वस्थ आलोचना करे, उसके बाद जिस हद तक हो सके विरोध करे। नेताजी क्या करते थे? नेताजी मुलायम सिंह यादव चुनाव हारे हैं, सरकार गई है, स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद सरकार जाने के अगले दिन नेताजी चले गए और वो जाकर के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बगल में शिकोहाबाद में 50,000 की भीड़ संबोधित कर रहे हैं। लोग निकलना चाहिए, जनता पे जाना चाहिए, समझाना। ओके, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये, और संजय चौधरी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुनील जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, देखिए कटाक्ष और व्यंग आया कि जनता से जुड़े मुद्दे तो आप उठा ही नहीं रहे, जैसे महंगाई, जैसे बेरोजगारी। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि आप सदन की कार्यवाही देख लीजिए, विधानसभा में जितने भी सवाल जनता से जुड़े रहे हैं वो समाजवादी पार्टी ने उठाए हैं। हम लोग लगातार जो जिले पर कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं या हमारे दूसरे संगठन के नेता जा रहे हैं, वहां बात तो कर रहे हैं ना महंगाई की, हम बात कर रहे हैं ना बेरोजगारी। तो इनके कटाक्ष का जवाब तो दो आप। नहीं, इनका कटाक्ष कुछ नहीं है, ये घमंड में है और इन्हें लग रहा है कि ये कभी नहीं हारेंगे, जैसे रावण को लगता था कि वो कभी नहीं मरेगा। जी।
तो इन्हें लगता है भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं हारेगी। ये लोकतंत्र है, यहाँ हम भी हारे हैं, आप भी हारे। अगला 1 मिनट संजय चौधरी जी के पास है, जो आपका जवाब देंगे कि ये कटाक्ष है कि घमंड। बोलिए संजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बेहतर जवाब जनता देती है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों से दिखाया है कि कैसे जनता के लिए आज उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है जिसके हर गांव तक सड़क है। आज उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है जिसके हर घर तक बिजली है। आज उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है जहां हर घर तक नल से जल पहुंचने वाला है। आज उत्तर प्रदेश विकास की तरफ बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है कि जहां 17 के अंदर 2000 से कम एमबीबीएस की सीट होती थी, आज लगभग 7000 एमबीबीएस की सीट है। उत्तर प्रदेश हर नजरिए के साथ आगे बढ़ रहा है और जनता के साथ जिस प्रकार से भेदभाव से मुक्त होकर आम जनता तक मुझको लगता है कि योजनाओं का बैंक के अकाउंट में उसके पास लाभ पहुंच रहा है, वो बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मुझे लगता है कि इसी परिवर्तन के साथ जनता को विश्वास है। बहुत शुक्रिया। दोनों नेता, चाहे वो योगी हो और मोदी हो, वो ईमानदार हैं और वो आगे ले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज की परिचर्चा में आप सबने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।